जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का कब जमता है? जब हमारे कोई भी चोट लग जाती है या फिर कहीं से भी हमारा जो बॉडी पार्ट है उसके कट लग जाता है तो ब्लड बाहर निकलने लगता है। तो उसके बाद जो एक थोड़े समय बाद एक पपड़ी जो जमती है उसे हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, और इसके साथ ही हम जानेंगे कि कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो होते हैं वो इंजेक्शन लगाते टाइम उसके इंजेक्शन के अंदर जो हवा होती है उसको बाहर निकालता है, एक दो बूंद दवाई है उसकी भी बाहर निकालता है वो। और दूसरा, ग्लूकोज जब हम चढ़ाते हैं तो ग्लूकोज की बोतल को पूरा ख़त्म होने से पहले ही बंद कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है ये भी जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का है। रक्त का थक्का जमने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। रक्त का थक्का जमने की जो प्रोसेस है उसे कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं। और कैस्केडिंग प्रोसेस जो होती है उसको लगभग कितने 4 मिनट लगते हैं। कैस्केडिंग प्रोसेस को शुरू होने में लगभग कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट लगते हैं। तो देखो, और ये जो कैस्केडिंग प्रोसेस है यानी ब्लड क्लॉटिंग जो है वो सामान्यतः 3 जो स्टेप है उसके अंदर होती है। 3 स्टेप कौन कौन से? सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स जो होते हैं, ब्लड का कौन सा भाग और ब्लड क्लॉटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा भागीदार होता है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो वो होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करेगी? हवा के संपर्क में या वायु के संपर्क में आते ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेती है। प्लेटलेट्स किसका निर्माण कर लेती है? वायु के संपर्क में आते ही थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण कर लेती है। अब क्या होता है, यस फर्स्ट स्टेप पूरी हो गई। उसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, फर्स्ट स्टेप में जो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना है वो और कैल्शियम, हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम होता है वो और थ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों आपस में मिलके किसके साथ क्रिया करते हैं? प्रोथ्रोम्बिन के साथ क्रिया करते हैं। किसके साथ क्रिया करते हैं? प्रोथ्रोम्बिन के साथ क्रिया करते हैं। अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन जो है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन होता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। ब्लड प्लाज्मा में मुख्य रूप से 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, एक तो प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा फाइब्रिनोजिन, ठीक है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन के साथ रिएक्शन करेंगे और उसके बाद बनेगा क्या? थ्रोम्बिन बनेगा। क्या बन जाएगा? थ्रोम्बिन बन जाएगा। अब ये सेकेंड स्टेप पूरी हो गई। अब थ्रोम्बिन जो है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? फाइब्रिनोजिन के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा? फाइब्रिनोजिन के साथ रिएक्शन करेगा। फाइब्रिनोजिन जो है वो भी एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है और ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है, ठीक है। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजिन। अब ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं? फाइब्रिन बना लेते हैं। थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? फाइब्रिन बना लेते हैं। और फाइब्रिन जो है वो एक जालीनुमा संरचना होती है। फाइब्रिन जो है वो क्या होती है कि जालीनुमा संरचना होती है। जैसे मान लो कोई भी पानी की नाली है, उसके अंदर यदि हम क्या कर देंगे? जाली लगा देंगे तो पानी तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन कचरा वगैरह जो है वो या ठोस पदार्थ जो है वो कहाँ रह जाएंगे? उस जाली के अंदर ही फंस के रह जाएंगे। उसी तरीके से ये फाइब्रिन जो है एक प्रकार की जालीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर रुधिराणु यानी ब्लड का कौन सा ठोस भाग? ब्लड का ठोस भाग रुधिराणु, ठीक है। सॉलिड जो पार्ट है वो रुधिराणु के अंदर कौन कौन? WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये सब के सब क्या करते हैं? ये जो फाइब्रिन है उसके पास आके रुक जाते हैं। यानी फाइब्रिन और रुधिराणु जो आपस में मिल जाते हैं तो उसके बाद जहाँ भी हमारी जो चोट लगी है वहाँ पे एक पपड़ी का निर्माण हो जाता है। ये मतलब पपड़ी बन जाती है ठोस, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है। अब ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उसको कौन कौन से जो भाग हैं वो प्रभावित करते हैं? इस ब्लड क्लॉटिंग में आगे हम देखते हैं कि कौन सा भाग किस प्रकार से कार्य करता है। और यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे देखो रुधिराणु, तो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कौन सा रुधिराणु भाग लेता है? यदि ऐसा क्वेश्चन बने पूछे आपको कि कौन सा रुधिराणु भाग लेता है, तो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कौन सा थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भाग लेते हैं। यदि रुधिराणु की बात आए तो आंसर क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट होगा यानी प्लेटलेट्स होंगे। और यदि प्रोटीन की बात आए कि कौन सा प्रोटीन है वो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर या रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, तो कौन सा होता है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। और दोनों के दोनों क्या होते हैं?
प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि तत्व या धातु की बात करें कि कौन सा तत्व या कौन सा धातु जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भाग लेता है या फिर सहयोग करता है, तो वो कौन सा होता है? कैल्शियम। ठीक है, और यदि विटामिन की बात आए तो विटामिन कौन सा? विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भाग लेता है। ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे क्या करते हैं? रक्त का थक्का जमाने के अंदर सहायक होते हैं। अब इनकी तो हमने प्रोसेस के अंदर देखी थी, 3 स्टेप देखे थे, तो थ्रोम्बोसाइट, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम की। तो अभी विटामिन के जो है उसका काम क्या होता है? विटामिन के जो है वो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको जल्दी से जल्दी करवाने में क्या होता है? सहायक होता है। यदि विटामिन के की कमी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो क्या होगी? उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या होगी? धीमी हो जाएगी। और विटामिन के का जो काम है वो क्या होता है? इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूर्ण करवाने का होता है। तो यदि विटामिन की बात है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो कौन सा विटामिन सहायक होगा? विटामिन के सहायक होगा। उसके बाद देखो रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग जो है उसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी है। क्या? कि यदि ब्लड जो है वो कटे हुए या चोट लगे हुए स्थान की बजाय बॉडी के अंदर ही ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर ही यदि क्लॉट करना शुरू कर दे तो वो क्या होगा? बहुत ही नुकसानदायक होगा। और यदि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट करेगा तो वो मौत को न्योता देना जैसा होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है वो कहाँ सर्कुलेट होता है? वो नसों के अंदर होता है, और नसों के अंदर यदि ब्लड क्लॉट कर जाएगा तो ब्लड प्रेशर जो होता है या नसें जो होंगी उनके ऊपर क्या लगेगा? दाब लगेगा। और नसों के ऊपर दाब लगने से नसों के फटने की भी संभावना बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं हेमरेज। नसों के फटने को हम क्या बोलते हैं? हेमरेज। ठीक है, ब्रेन हेमरेज आपने नाम सुना होगा। तो ब्रेन हेमरेज इसी कारण होता है कि नसें जो होती है और ब्रेन हेमरेज का मतलब ये जो ब्लड की जो क्लॉटिंग है वो ज़्यादातर, ब्रेन हेमरेज की जो समस्या है वो दिमाग के अंदर, ये हेमरेज की जो समस्या है वो ज़्यादातर क्या मस्तिष्क के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क की जो नसें हैं वो क्या होती हैं? पतली होती है। वो क्या होती है? पतली होती है। और यदि वहाँ ब्लड क्लॉट कर जाता है, यानी नसों के अंदर यदि रक्त का थक्का जम जाता है, तो उसके बाद उसको जो ब्लड का जो प्रवाह है वो बंद हो सकता है या रुक सकता है, जिसकी वजह से नसों के ऊपर दाब पड़ेगा और नसें क्या हो जाएगी? फट जाएंगी। जबकि अदर जो बॉडी पार्ट है वहाँ की नसें जो हैं वो इतनी पतली नहीं होती कि ब्लड क्लॉटिंग से डेथ जैसी सिचुएशन आए। लेकिन यदि ब्रेन के अंदर यदि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो वो मौत का कारण बनेगी। आई बात समझ में? अब देखो तो इसका इलाज क्या है? भी ब्लड क्लॉटिंग जो है उसको बॉडी के अंदर रोका कैसे जाए? भाई ये आपने समझ लिया कि ब्लड क्लॉटिंग है वो ज़रूरी है, और ज़रूरी कहाँ है? बॉडी के बाहर, जहाँ भी चोट लगे या कट लगे वहाँ ज़रूरी है ब्लड क्लॉटिंग। लेकिन यदि यही ब्लड क्लॉटिंग बॉडी के अंदर हो जाए तो वो क्या होगी? नुकसानदायक होगी। तो इस सिचुएशन को भाई उससे बचा कैसे जाए? तो भगवान ने या प्रकृति ने जो हमारी बॉडी बनाई है वो बहुत ही सोच समझ के बनी है। तो बॉडी जो होती है उसके अंदर एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है। एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है? हेपेरिन। एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है हेपेरिन, जो क्या करता है? बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। ठीक है, यानी बॉडी के बाहर तो जमना ज़रूरी है। यदि लग जाए, कोई कट जाए या चोट लग जाए तो ब्लड का जमना ज़रूरी है, और बॉडी के अंदर और ब्लड है वो जमना नहीं चाहिए। ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करना चाहिए। तो हेपरिन जो है वो क्या है? इन सब से क्या होता है? ताकतवर होता है। ये तीनों चारों जो हैं वो तो ये करते हैं, ये तो ब्लड को क्लॉट करवाने का काम करते हैं। ये तो बोलते हैं कि रक्त को जमा के रहेंगे, और हेपरिन जो है वो ये कहता है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी हेपरिन जो है वो बॉडी के अंदर रक्त को क्लॉट नहीं होने देता है। तो अब इसकी भी एक कमजोरी है। क्या? वायु या हवा के संपर्क में जब हेपरिन आ जाता है तो हेपरिन क्या होता है? मर जाता है। और उस सिचुएशन में कौन प्रभावी हो जाता है? जो थ्रोम्बोसाइट, फाइब्रिनोजेन और कैल्शियम जो है वो प्रभावी हो जाते हैं, और उस सिचुएशन में क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। देखो हेपरिन जो होता है वो क्या करता है? ब्लड को क्लॉटिंग से रोकता है। और हेपरिन कहाँ होता है? बॉडी के अंदर होता है। और यदि हेपरिन
वायु के संपर्क में आ जाता है, यदि हेपरिन वायु के संपर्क में आ जाता है तो इसका प्रभाव क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। हेपरिन का प्रभाव खत्म हो जाता है। और हेपरिन का यदि प्रभाव खत्म होगा तो कौन प्रभाव, यानी ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, हेपरिन और ये तीनों के तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के। ये चाहते हैं कि ब्लड क्लॉट हो, यानी ब्लड का थक्का जमे, जबकि हेपरिन है वो थक्का जमने नहीं देता है। तो इनमें ज़्यादा प्रभावी कौन होता है, हेपरिन होता है, इसलिए बॉडी के अंदर ब्लड जो है उसका थक्का नहीं जमता है। लेकिन जैसे ही कोई चोट लग जाए या कट लग जाए तब तो ब्लड का जो क्लॉट करना ज़रूरी है, तो उस टाइम वो किसके संपर्क में आ जाता है, हेपरिन हवा के संपर्क में आ जाता है और इसका प्रभाव क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो कौन प्रभावी हो जाते हैं, ये तीनों के तीनों प्रभावी हो जाते हैं। और ये तीनों प्रभावी होते ही ब्लड क्या करने लगेगा, क्लॉट करने लगेगा, यानी रक्त का थक्का जमना शुरू हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हेपरिन जो होता है वो इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, हेपरिन जो है वो इतना अधिक एक्टिव हो जाता है कि वो चोट लगने या कटने के बाद भी, यदि कहीं चोट लग गई या फिर कोई बॉडी का जो कोई पार्ट है उसके कट लग गए हैं, उसके बाद भी वो ब्लड को क्लॉट होने से या ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। उस सिचुएशन को हम कहते हैं होमोफीलिया। उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया जो होती है ये एक प्रकार की बीमारी होती है, हीमोफीलिया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि चोट लगने पर या फिर कट लगने पर, बॉडी के कहीं भी कट जाए या चोट लग जाते हैं और यदि किसी को हीमोफीलिया का शिकार है तो उसका जो हेपरिन है वो ज़्यादा एक्टिव होगा और वो क्या करेगा, ब्लड की क्लॉटिंग को नहीं होने देगा और उससे क्या होगा, बॉडी का जो पूरा ब्लड है वो बाहर निकल जाता है और आदमी या व्यक्ति की जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गई ब्लड क्लॉटिंग की बात। और कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि थ्रोम्बोसाइट फाइब्रिनोजेन थ्रोम्बोसाइट, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और कौन, हेपरिन। कौन, फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बोसाइट नहीं, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन। अब ये जो है इनका निर्माण कहाँ होता है, कई बार निर्माण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनका जो है वो निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, तो इन तीनों का जो निर्माण है वो कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है। तीनों का जो निर्माण है वो कहाँ होता है, लीवर। निर्माण से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि हेपरिन है वो उसका निर्माण कहाँ होता है, या फाइब्रिनोजेन का निर्माण कहाँ होता है, या प्रोथ्रोम्बिन का कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है। ठीक है, तो हेपरिन और फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो तो क्लॉटिंग में सहायक होते हैं, जबकि हेपरिन जो है वो ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है या फिर ब्लड की क्लॉटिंग के विरोध में होता है। आई बात समझ में। देखो उदाहरण की बात कर रहे थे हम, तो देखो यदि एयर बॉडी के अंदर जाएगी तो हवा बॉडी के जो अंदर यदि पहुंचते ही वहाँ क्या करेगा, हेपरिन डीएक्टिव हो जाएगा या फिर हेपरिन का जो प्रभाव वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और उस सिचुएशन के अंदर ब्लड क्या कर जाएगा, क्लॉट कर जाएगा। तभी आपने कई बार देखा होगा कि डॉक्टर जो होते हैं वो इंजेक्शन लगाते टाइम, इंजेक्शन जब लगाते हैं तो इंजेक्शन के अंदर जो हवा होती है उसको पूरी को एकदम से निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर या इंजेक्शन के अंदर एयर रह जाती है या हवा रह जाती है तो वो कहाँ पहुँच जाएगी, नस के अंदर जाएगी और नसों के अंदर जाते ही वो किसको डीएक्टिव करेगी, हेपरिन को डीएक्टिव करेगी। कौन, हवा के संपर्क में आती है, हेपरिन का प्रभाव खत्म होगा और हेपरिन का प्रभाव खत्म होते ही कौन प्रभावी हो जाते हैं, ये तीनों के तीनों प्रभावी हो जाते हैं और ब्लड क्या करने लगता है, क्लॉट कर जाता है। और ब्लड क्लॉट कर जाएगा तो क्या होगा, यदि इंजेक्शन यहाँ बाजू पे लगता है तो यहाँ की जो नसें हैं वो इतनी ज़्यादा मतलब पतली नहीं होती कि भी उससे डेथ जैसी सिचुएशन आ जाए, लेकिन पेन जो है वो हमें बहुत ज़्यादा महसूस होने लगेगा। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन या दूसरी जो स्थिति है वो कब होती है, जब जो ग्लूकोज हम चढ़ाते हैं, ग्लूकोज जब चढ़ाते हैं
तो ग्लूकोज की जो बोतल है वो पूरी ख़त्म होने से पहले ही क्या कर दिया जाता है, उसे रोक दिया जाता है। क्योंकि यदि वो पूरी की पूरी ब्लड के अंदर जाएगी तो जैसे ही वो बोतल वो खाली हो जाती है तो उसके अंदर कौन आ जाते हैं, एयर आ जाती है। और एयर जो है वो हवा जो है वो नसों के द्वारा कहाँ पर प्रवेश कर जाएगी, ब्लड के अंदर प्रवेश कर जाएगी। और ब्लड के अंदर हवा प्रवेश करते ही क्या डीएक्टिव हो जाएगा, हेपरिन डीएक्टिव हो जाएगा, या हेपरिन जो है उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। और ये तीनों चारों मिलकर क्या कर लेते हैं, ब्लड को क्लॉट करवाना शुरू कर देते हैं, जिससे व्यक्ति की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। आई बात समझ में? तो इसलिए जो ग्लूकोज की जो बोतल है उसको पूरा ख़त्म होने से थोड़ा सा पहले उसको बंद कर दिया जाता है। और इंजेक्शन जब डॉक्टर लगाता है तो वो उसकी इंजेक्शन की पूरी एयर निकालता है, क्योंकि वो जानता है कि यदि एयर जो है वो ब्लड के संपर्क में आई तो हेपरिन का प्रभाव ख़त्म होगा। और हेपरिन का प्रभाव ख़त्म होते ही ये सब मिलके क्या कर लेंगे, ब्लड को क्लॉट कर लेंगे, जो कि बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये यदि आपको टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।